नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एजुकेशनल साइकोलॉजी यूनिट नंबर 3। और ये तीसरी जो यूनिट है शिक्षण अधिगम, उसका ये 10वां वीडियो है और इसी के साथ ये लास्ट यानी अंतिम वीडियो भी है। इसी वीडियो के साथ आज की हमारी ये जो तीसरी यूनिट है वो भी पूरी हो जाएगी और तीसरी यूनिट के साथ साथ एजुकेशनल साइकोलॉजी का हमारा 50% जो सिलेबस है वो भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि आपके सिलेबस में फर्स्ट ग्रेड में एजुकेशनल साइकोलॉजी की कुल 6 यूनिटें हैं, जिनमें जो सबसे बड़ी यूनिट थी हमारी लगभग शिक्षण अधिगम, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिद्धांत थे, इसलिए इस यूनिट को मैंने 10 भागों में विभाजित किया था। और उसी के साथ आज हम इस 10वीं यूनिट के साथ 10वें वीडियो के साथ इस यूनिट को पूरा करने जा रहे हैं। तो 10वीं यूनिट स्टार्ट करने से पहले, जिसमें हम ब्रूनर का अधिगम सिद्धांत पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको ये जो हमारे सिलेबस है उसका स्क्रीनशॉट है, जो आरपीएससी निर्धारित सिलेबस है, ये मैंने पिछले कुछ वीडियो में भी आपको दिखाया था, जिसका एक बार फिर से मैं विश्लेषण करता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि वास्तव में हम इस यूनिट को अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ चुके हैं। जैसा इसमें दे रखा है, उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए क्या क्या व्यवहारवाद, तो ये हम पढ़ चुके हैं। संज्ञानवाद हम पढ़ चुके हैं। निर्मितिवाद हम पढ़ चुके हैं। इनके जो संप्रत्यय हैं, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में संप्रत्यय शब्द से हर सिद्धांत में समझाने का यहाँ प्रयास किया है। उसके बाद में है अधिगम के सिद्धांत एवं इनके निहितार्थ। तो अधिगम के सिद्धांत भी आप देख सकते हैं। हम 8-9 अधिगम के सिद्धांत जो प्रमुख हैं, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अधिगम के सिद्धांत भी हम बिल्कुल विस्तार और अच्छी तरह से एक अच्छी व्याख्या के साथ पढ़ चुके हैं। और हर सिद्धांत का जो निहितार्थ है वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक हमारा जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है वो हम कोर्स कर चुके हैं तीसरे यूनिट का। उसके बाद तीसरे यूनिट का दूसरा बिंदु है किशोर अधिगमकर्ता की विशेषताएं, या किशोर अधिगमकर्ता की अधिगम विशेषताएं। तो यह अधिगमकर्ता शब्द 2 बार है, तो आपको पढ़ना है किशोर अधिगमकर्ता की अधिगम विशेषताएं और इनके शिक्षण के लिए निहितार्थ। तो आज के लास्ट वीडियो में हम 2 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला बिंदु है ब्रूनर का अधिगम सिद्धांत और किशोर अधिगमकर्ता की अधिगम विशेषताएं और शिक्षण के लिए निहितार्थ। तो आपको यहाँ पर समझाने से, सिलेबस का विश्लेषण करने से आपको ये कन्फर्म हो गया है कि वास्तव में अकॉर्डिंग टू यूनिट हमने इस कोर्स को पूरा किया है। इसी तरह से हमने पहली यूनिट है वो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जैसे यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट समझाने का प्रयास किया है, दूसरी यूनिट को भी किया है। तो चलते हैं ब्रूनर का अधिगम सिद्धांत। तो ये आज हमारा 9वां सिद्धांत है। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सबसे पहले हम हर मनोवैज्ञानिक के पहले ही बिंदु में हम देखते हैं कि जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया था उस सिद्धांत का नाम क्या है। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। इन्होंने पूर्व में, यानी सबसे पहले इन्होंने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर कार्य किया। उसके बाद उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आप देख सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे द्वारा भी दिया गया है, जीन पियाजे द्वारा भी प्रतिपादित किया गया है। तो सबसे पहले इन्होंने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पर ही कार्य किया और उस पर कार्य करके कुछ चीज़ें सीखने के बाद, कुछ निष्कर्ष निकालने के बाद अपना स्वतंत्र रूप से, यानी खुद का संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का भी है और संज्ञानात्मक सिद्धांत अधिगम का जो सिद्धांत है वो ब्रूनर का भी है। इनके सिद्धांत को संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत या अन्वेषण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके सिद्धांत का जो दूसरा नाम है वो हो जाएगा संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत और तीसरा नाम हो जाएगा अन्वेषण सिद्धांत। तो ये अन्य नाम है। अन्वेषण का तात्पर्य होता है खोज,
तो इनका मानना है कि व्यक्ति खोज के माध्यम से सीखता है। और संरचना का मतलब होता है बनावट। तो इनका मानना है कि व्यक्ति जो भी सीखता है उस ज्ञान की बनावट, उस ज्ञान की संरचना वो स्वयं करता है। तो ये चीज़ें आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ नाम आ गया था तो थोड़ा बताने का यहाँ पर तात्पर्य था कि इनका नाम इस तरह से क्यों रखा गया है, क्योंकि हर नाम के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो वो ये मैंने आपको यहाँ बताया है। अगला बिंदु है कि ब्रूनर के अनुसार व्यक्ति का उन बातों को अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करता है जो वास्तविक हैं या वास्तविकता से काफ़ी नज़दीक हैं। तो ये एक परिभाषा भी मान सकते हैं, विचार भी मान सकते हैं कि परिभाषा के रूप में आ सकता है कि व्यक्ति उन बातों को अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करता है जो वास्तविक या वास्तविकता से काफ़ी नज़दीक है। ये विचार या परिभाषा किसने दी, इस तरह से प्रश्न बन सकता है। तो हमारा वहाँ पर जवाब होगा जेरोम एस ब्रूनर। तो ब्रूनर के द्वारा ये बात कही गई है। संरचनात्मकता से तात्पर्य अधिगमकर्ता के द्वारा स्वयं के लिए ज्ञान की संरचना से है। ये मैं बता ही चुका हूँ क्योंकि ऊपर नाम भी आया था। तो यहाँ पर उसको एक पॉइंट में भी मैंने प्रदर्शित किया है ताकि आप नोट्स में इसको स्थान दे सकें कि संरचनात्मकता से तात्पर्य क्या है कि जो अधिगम करता है, जो सीखने वाला है, वो स्वयं के लिए ज्ञान की संरचना करता है, इसीलिए इसका नाम है संरचनात्मकता। इस सिद्धांत में ये प्रमुख बात है इस सिद्धांत से संबंधित कि इस सिद्धांत में सीखने की 3 अवस्थाएं बताई है। तो ब्रूनर ने सीखने की 3 अवस्थाएं बताई है और इन अवस्थाओं को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये अवस्थाएं ठीक जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक अधिगम का जो सिद्धांत हमने पढ़ा था, पहला जो बिंदु था हमारे वीडियो का पिछले यूनिटों में, तो वहाँ पर भी हमने कुछ अवस्थाएं देखी थी। तो उन अवस्थाओं से मिलती जुलती अवस्थाएं हैं। तो यहाँ भी आपको याद रखना है कि ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत की, अधिगम सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो हमारा जवाब होगा 3 अवस्थाएं। तो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और उनकी मुख्य क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली जो अवस्था है तीनों अवस्थाओं में, तो पहली अवस्था है क्रियात्मक, जिसका दूसरा नाम है विधि निर्माण अवस्था। तो दोनों नाम है, क्रियात्मक अवस्था भी इसको कह सकते हैं और विधि निर्माण अवस्था भी इसको कहा गया है। इसकी जो आयु की जो समय सीमा है वो है 3 वर्ष तक, यानी जन्म से 3 वर्ष तक की जो बालक की आयु है वो क्रियात्मक अवस्था यहाँ पर नाम दिया गया है। इस अवस्था में बालक अपनी शारीरिक क्रियाओं व संवेदनाओं के द्वारा सीखता है। तो यहाँ पर कैसे भी घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाए आपको जवाब देना है। यानी यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि कौन सी अवस्था में बालक अपनी शारीरिक क्रियाओं व संवेदनाओं के द्वारा सीखता है, और नीचे ऑप्शन में इन अवस्थाओं का नाम दिया जाएगा। तो वहाँ पर आपको चयन करना है क्रियात्मक अवस्था या फिर विधि निर्माण अवस्था। दूसरा प्रश्न बनता है कि क्रियात्मक और विधि निर्माण अवस्था की समय सीमा क्या है। तो 3 वर्ष तक। उदाहरण से इस अवस्था को समझाते हैं, यानी क्या क्या सीखता है, जैसे हाथ पैर चलाना, साइकिल चलाना आदि। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि अपनी शारीरिक क्रियाओं संवेदनाओं के द्वारा जिस आयु में जिस अवस्था में व्यक्ति सीखता है उसको हम क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। दूसरी जो अवस्था इन्होंने बताई है उसका नाम है प्रतिबिंबात्मक या प्रतिमा आधारित अवस्था। तो इसके भी 2 नाम हैं, प्रतिबिंबात्मक अवस्था भी कह सकते हैं और प्रतिमा आधारित अवस्था भी इसको कहा जाता है। इसकी जो समय सीमा है, जैसे पहली अवस्था की थी जन्म से 3 वर्ष तक, तो इसकी जो समय सीमा होगी वो होगी 3 से 12 वर्ष तक। इसमें बालक मूर्त पदार्थों द्वारा सीखता है, अर्थात प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। तो इस अवस्था का जो तात्पर्य वो ये है कि बालक के सामने जब तक कोई मूर्त वस्तु नहीं होगी तब तक वह उस वस्तु के बारे में नहीं सीखता है। उसी को दूसरे शब्द से समझा है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्ष का मतलब आंखों के सामने कोई वस्तु होती है उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। तो जब तक वह प्रत्यक्षीकरण नहीं कर लेता है वो सीखता नहीं है। तो ये दूसरी अवस्था थी जिसको हम प्रतिमा आधारित या प्रतिबिंबात्मक अवस्था कहते हैं। तीसरी जो अवस्था है, लास्ट जो अवस्था है, वो है चिन्ह आधारित अवस्था या संकेतात्मक अवस्था। चिन्ह और संकेत एक ही बात है। 12 से ऊपर अमूर्त विचार या प्रतीकों द्वारा सीखना। तो इसमें प्रतीकों के द्वारा और अमूर्त विचारों से सीखते हैं।
ऊपर वाली जो दूसरी अवस्था थी उसमें मूर्त वस्तुओं से सीखते हैं, यहाँ व्यक्ति अमूर्तता की ओर बढ़ जाता है। ये जो अवस्था है वो भाषा, गणित, तर्क आदि सीखने में सहायक है, यानी इसी उम्र में जाकर के व्यक्ति भाषा, गणित और तर्क को आसानी से सीख सकता है और बहुत जल्दी सीखता है। इसे अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। तो ये तीसरी अवस्था थी और इस तरह से उन्होंने 3 अवस्थाओं में बांटा है। अब हम देखते हैं कि जो ब्रूनर का जो सिद्धांत है उसके शिक्षा में निहितार्थ क्या है। तो ब्रूनर के अनुसार बालकों को इस तरह से पढ़ाया जाए कि वे स्वयं ज्ञान की संरचना कर सके। तो क्योंकि इनका जो सिद्धांत उसका नाम है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत, तो यहाँ पर वो इस सिद्धांत से सिद्ध करते हैं और शिक्षा में बताते हैं कि बालकों को इस तरह से पढ़ाया जाए, इस तरह से अध्ययन करवाया जाए कि वो स्वयं ज्ञान की खोज कर सके, संरचना कर सके। जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जाए उसकी मूल प्रकृति व संरचना से बालकों को अवगत कराया जाए। तो इससे ये तात्पर्य है कि ये ना हो कि क्लास में गए और जो भी विषय वस्तु है उसको पढ़ कर के रीडिंग करके वहाँ पर वापस आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि इस सिद्धांत से तात्पर्य निकलता है कि जो भी विषय वस्तु छात्र को पढ़ाई जा रही है उसकी मूल प्रकृति और संरचना यदि बालकों को आप बताएंगे, इन दोनों चीज़ों से यदि अवगत कराएंगे तो निश्चय ही अधिगम में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं और अधिगम में जो गति है वो सामान्य गति से ज़्यादा गति वहाँ देखने को मिलती है। ज्ञान प्राप्ति की उपलब्धि के बजाय ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया को समझने पर बल देना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई है और ये आपके लिए भी उपयोगी, हम सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि हम भी सीख ही रहे हैं, हम भी पढ़ ही रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति की उपलब्धि पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि ज्ञान प्राप्ति हेतु जो प्रयुक्त प्रक्रियाएं हैं, जो उपाय हैं, उन उपायों को समझने पर बल देना चाहिए कि कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं, कौन से ऐसे उपाय हैं जो हमें ज़्यादा और अच्छा सीखने में मदद करते हैं। तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं, उपलब्धि के ऊपर कम ध्यान देना चाहिए इसके बजाय। यदि इस बात पर ध्यान दिया जाएगा तो उपलब्धि अपने आप ही अच्छी होगी। खोजपूर्ण अधिगम पर विशेष बल। तो इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने खोजपूर्ण, यानी व्यक्ति यदि स्वयं के ज्ञान को, स्वयं की जिज्ञासाओं को खोजकर यदि पूरा करता है तो वो एक स्थायी अधिगम देखने को वहाँ पर मिलता है। ब्रूनर ने कुंडलीय पाठ्यक्रम का प्रतिपादन किया था, जिसका अर्थ है अधिगम के लिए तत्परता तथा अपनी ज्ञानात्मक क्षमता के अनुसार किसी संप्रत्य का निर्माण गहराई से करना। तो पाठ्यक्रम निर्माण में भी ये इनका जो सिद्धांत है, संरचनात्मक अधिगम का जो सिद्धांत है, ये बहुत ही मददगार सिद्ध होता है, क्योंकि इनका मानना है कि अधिगम के लिए तत्परता तथा अपनी ज्ञानात्मक क्षमता के अनुसार किसी संप्रत्य का निर्माण गहराई से करना। अधिगम को प्रभावशाली व रुचिपूर्ण बनाने हेतु 4 अपेक्षाएं। तो ब्रूनर ने जो अधिगम व्यक्ति कर रहा है, जो छात्र कर रहा है, उसको रुचिपूर्ण और प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, इसके लिए वो 4 अपेक्षाएं, 4 ज़रूरतें वहाँ बताते हैं। तो ये भी आप देखेंगे तो आप इनसे सहमत होंगे कि वास्तव में प्रभावशाली और रुचिपूर्ण अधिगम में ये चारों अपेक्षाएं बहुत आवश्यक हैं। तो कौन कौन सी वो चारों अपेक्षाएं? तो उनमें पहली अपेक्षा है अधिगम के लिए छात्रों को तत्पर करना, यानी जब तक छात्र तत्पर नहीं होंगे अधिगम नहीं होगा। थॉर्नडाइक ने भी तत्परता का नियम बताया है कि जितनी तत्परता होगी सीखने में, अधिगम उतने ही जल्दी और अच्छा होगा। तो यहाँ उन्होंने बताया है कि पहली जो अपेक्षा है जिसकी ज़रूरत होती है वो होती है छात्रों की तत्परता, यानी छात्र सीखने के प्रति तत्पर होने चाहिए। दूसरी अपेक्षा है ज्ञान को व्यवस्थित या संरचित करना, यानी ज्ञान को एक व्यवस्थित और उसकी जो संरचना है उसको उसी के साथ प्रदर्शित करना दूसरी अपेक्षा है। तीसरी अपेक्षा है अधिगम सामग्री का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण, यानी हमें किसी भी सामग्री, किसी भी विषय वस्तु को यदि छात्र के सामने, अधिगमकर्ता के सामने प्रस्तुत करना है तो वो क्रमबद्ध होनी चाहिए। क्रमबद्ध का मतलब हमें पहले संख्या का ज्ञान कराना चाहिए, उसके बाद जोड़ का ज्ञान कराना चाहिए, उसके बाद माइनस, गुणा, भाग, ये क्रम होता है। ऐसा नहीं है कि हम पहले ही भाग की प्रक्रिया सिखा दें फिर जोड़ करना सिखाएं तो हमारा जो अधिगम है, जो सिखाना, वो बहुत कठिन हो जाएगा। तो तीसरी अपेक्षा अधिगम में
क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण। किसी भी विषय वस्तु को यदि हम क्रम से प्रस्तुत करेंगे तो अधिगम और अच्छा होगा। चौथी अपेक्षा है उचित पुनर्बलन प्रदान करना, यानी अधिगमकर्ता को समय समय पर सकारात्मक या उचित पुनर्बलन देते हैं तो उसका अधिगम सकारात्मक रूप से अच्छा होगा। तो ये चारों जो सीखने में जो अपेक्षाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अपेक्षाएं हैं, जिनको भी आपको याद रखना है। तो अब अन्य जो सिद्धांत है वो सिर्फ प्रतिपादक और वो लिखने का प्रयास किया है। अगला जो अधिगम का सिद्धांत है मानवतावादी अधिगम सिद्धांत है और इसके जो प्रवर्तक है वो मैस्लो हैं। ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मानवतावादी अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो मैस्लो। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया, तो वो हल ने दिया। और अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, कार्ल रोजर्स ने। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक का नाम दिया है क्योंकि सिर्फ ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी यदि समय रहा तो कोर्स पूरा होने के बाद सारी यूनिट जब पूरी हो जाएंगी तो ये जो सिद्धांत है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, इनके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण जो 9 सिद्धांत थे वो मैंने आपको यहाँ विस्तार से बता दिया है। और आज के इस वीडियो में अब जो लास्ट बिंदु है हमारा तीसरे यूनिट का, जो मैं वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता चुका हूँ, किशोर अधिगमकर्ता की विशेषताएं, उस पर चर्चा करेंगे। उसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो भी समाप्त होगा और हमारी तीसरी यूनिट भी समाप्त हो जाएगी। तो पहली विशेषता है सीखने की इच्छा, यानी किशोर अधिगमकर्ता का जो अधिगम है वो सीखने की इच्छा पर निर्भर करता है। दूसरी विशेषता है शैक्षिक पृष्ठभूमि व योग्यता। इन शब्दों से ही आपकी व्याख्या क्लियर हो जाएगी क्योंकि सीखना शैक्षिक पृष्ठभूमि और योग्यता पर भी निर्भर करता है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ किशोर का अधिगम शारीरिक व मानसिक रूप से अस्वस्थ किशोर की तुलना में ज़्यादा होता है। तो ये सीखने की अधिगम की विशेषताएं हैं, आपको इनको पॉइंटों में याद रखना है। अगली विशेषता है परिपक्वता। जितने जल्दी परिपक्वता आएगी सीखना उतना ही परिपक्व और स्थायी होगा। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, सीखने की अभिवृत्ति यानी रुचि, सीखने का समय तथा अवधि और बुद्धि। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अधिगमकर्ता की अधिगम विशेषताओं में इनको गिना जाता है। और ये स्व व्याख्या है। स्व व्याख्या का मतलब है जिनके शब्द से ही व्याख्या हो जाती है। जैसे सीखने की रुचि क्यों है, क्योंकि इनके बारे में हम पिछले जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में अनेक बार और खूब इनके बारे में पढ़ा है। तो आपको सिर्फ यहाँ पॉइंट याद रखना है कि ये 8 विशेषताएं हैं किशोर अधिगमकर्ता की अधिगम विशेषताएं। और यूनिट का लास्ट बिंदु है इसी के साथ साथ किशोर अधिगमकर्ता की वह विशेषताओं का शिक्षण के लिए निहितार्थ। तो किशोर अवस्था आंधी और तूफान की अवस्था इसको माना जाता है। इसी कारण किशोर जीवन पथ से कभी कभी विचलित हो जाता है। तो निहितार्थ का मतलब है कि किशोर अधिगमकर्ता के लिए शिक्षण क्यों आवश्यक है, शिक्षा में इस अवस्था को क्यों सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर पहली जो आवश्यकता है वो यही है कि किशोर अवस्था को आंधी, तूफान, संघर्ष, द्वंद्व आदि शब्दों से संबोधित किया गया है। तो इसी कारण से ऐसी अवस्था होने के कारण, एक बहुत ही जटिल अवस्था होने के कारण किशोर जीवन पथ से कभी कभी विचलित हो जाता है। इसलिए उसको एक अच्छा अधिगम और एक व्यवस्थित ज्ञान देने की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में माता पिता, अभिभावक तथा शिक्षक के मार्गदर्शन की विशेष जरूरत होती है। ये दूसरा शिक्षा में निहितार्थ है कि किशोर अधिगमकर्ता को एक अच्छा शिक्षण क्यों जरूरी है, क्योंकि इस अवस्था में वो भटक जाता है, अनेक गलत रास्तों पर वो अग्रसर हो जाता है। तो माता पिता, अभिभावक और शिक्षक के मार्गदर्शन की उसे विशेष आवश्यकता होती है और इन सिद्धांतों के माध्यम से हम उसको विशेष शिक्षण करवा सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। शारीरिक विकास हेतु उचित पौष्टिक आहार का प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर देखा है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी शिक्षण को प्रभावित करता है। अधिगमकर्ता की विशेषताओं में हमारा एक बिंदु था शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। तो शारीरिक विकास हेतु उचित पौष्टिक और आहार का प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि विकास में भी हमने पढ़ा था
कि व्यक्ति की अवस्थाओं में दो अवस्थाएं ऐसी होती है जिनमें शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। जिनमें पहली अवस्था है शैशवावस्था, यानी शैशवावस्था में भी विकास होता है वो तीव्र गति से होता है और वहाँ भी पोषण की एक अच्छी आवश्यकता होती है। और दूसरी अवस्था जिसमें विकास तीव्र गति से होता है वो होती है किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था में भी विकास अधिक होने से, तीव्र गति से होने के कारण उचित पौष्टिक आहार का प्रबंधन होना चाहिए। मानसिक शक्तियों के विकास हेतु रुचि और योग्यता के अनुसार पुस्तकालय, प्रयोगशाला, संग्रहालय आदि का उचित प्रयोग करना चाहिए। तो शारीरिक विकास को विकसित करने के लिए, शरीर को पुष्ट बनाने के लिए वहाँ पर जैसे आहार की आवश्यकता हमने बताई है पिछले बिंदु में, उसी तरह से मानसिक शक्तियों के विकास हेतु रुचि और योग्यता के अनुसार, यानी किशोर की रुचि और योग्यता को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय, प्रयोगशाला, संग्रहालय आदि का उचित प्रयोग करना चाहिए, प्रबंधन करना चाहिए। डॉक्टर स्ट्रोल के अनुसार, एक व्यक्ति का नाम है, इनके अनुसार किशोरों को यौन शिक्षा भी दी जानी चाहिए। यानी जो यौन शिक्षा है, यौन संबंधी जो समस्याएं हैं, यौन की जो विशेषताएं हैं उनकी भी शिक्षा देनी चाहिए। इस बात का समर्थन कौन करते हैं? डॉक्टर स्ट्रोल। यौन शिक्षा से लड़के लड़कियों की काम प्रवृत्ति का शोधन होगा और मार्गांतरीकरण करके, यानी यौन शक्ति का प्रयोग दूसरे मार्ग में अपना करके और उनको महान बनाया जा सकता है। ये डॉक्टर स्ट्रोल का कहना है। किशोर अवस्था में लड़के लड़कियां क्रांतिकारी हो जाते हैं, इसलिए उन्हें उत्तरदायित्व देकर के स्वतंत्र ढंग से काम करने दिया जाए। तो ये अगला निहितार्थ है कि किशोर अधिगमकर्ता में, यानी किशोर अवस्था में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो क्रांतिकारी भावना उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो उस क्रांतिकारी भावना को एक उत्तरदायित्व रूप में कन्वर्ट करके, बदल करके और स्वतंत्र रूप से उसे कोई जिम्मेदारी दे करके काम करने दिया जाए। रोस के अनुसार, जैसे डॉक्टर स्टोल ने अपनी बात कही है किशोर अवस्था के अधिगमकर्ता के बारे में, उसी तरह से रोस ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। रोस के अनुसार केवल सामाजिक प्रशंसा या निंदा से ही चरित्र नहीं बनता, वह तो आदर्श से बनता है। उनका कहना है कि केवल बालक की प्रशंसा और निंदा करने से ही चरित्र नहीं बनता, बल्कि आदर्श से बनता है। आदर्श का मतलब यह तभी संभव है, क्या संभव है? चरित्र निर्माण। तो चरित्र निर्माण तभी संभव है जब समाज के सभी लोग नैतिक ढंग से व्यवहार करें। तो ये रोस के विचार हैं। अब टॉमसन के विचार हैं कि टॉमसन के अनुसार किशोर संसार का व्यक्ति है, इसलिए किशोर विद्यालय का कर्तव्य है कि वे व्यापक दृष्टिकोण का विकास किशोरों में करें। तो किशोर भी संसार का व्यक्ति होने के नाते जो विद्यालय, उसका ये दायित्व बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि किशोर में व्यापक दृष्टिकोण का विकास करे, उसे व्यवहारिक शिक्षा देकर के पूर्ण मानव बनाए। ये भी विद्यालय का कार्य है कि किशोर को व्यवहारिक शिक्षा, यानी समाज में किस तरह से रहना है, कौन से स्थान पर किस तरह का व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें उसको बता करके और पूर्ण मानव बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। संवेगों और मूल प्रवृत्ति के शोधन की शिक्षा दी जाए। यानी जो संवेग हैं इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, मूल प्रवृत्ति है, क्योंकि व्यवहार में जो सबसे ज़्यादा योगदान होता है वो संवेग और मूल प्रवृत्तियों का होता है। संवेग ही अपने व्यवहार के रूप में प्रकट होते हैं, मूल प्रवृत्तियाँ ही अपने व्यवहार में प्रदर्शित होती हैं। तो उनमें किस तरह से शोधन किया जा सकता है, उनको किस तरह से एक सकारात्मक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ऐसी शिक्षा भी किशोर को दी जानी चाहिए। तो ये थे आज के हमारे वीडियो में ब्रूनर का सिद्धांत और किशोर अधिगमकर्ता की अधिगम विशेषताएं और शिक्षण में निहितार्थ। ये 3 बिंदु आज के वीडियो में हमने चर्चा करी। उसी के साथ हमारी तीसरी यूनिट पूरी होती है। यदि आपको ये यूनिट अच्छी तरह समझ में आई है और आपको यूनिट अच्छी लगी है तो आगे की यूनिट भी इसी तरह से हम बना चुके। इसकी फीडबैक देने के लिए, इसकी प्रेरणा देने के लिए आप अच्छे से कमेंट और वीडियो को लाइक करके अवश्य बताएं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? जिस तरह से आपके हर वीडियो पे कमेंट पढ़ कर के हमें प्रसन्नता होती है, उसी तरह से इस वीडियो पर भी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करके और हमारा जो ऊर्जा है, हमारी जो पुनर्बलन है, उसको बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।